फरेबी मोहब्बत के। अच्छा लाइव हो गया, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर कुल। आप सभी का फ्यूचर कुल कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए फिर लाइव जल्दी से, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों के नाम ले लिए जाएं। रेनू दुबे, बिट्टू के पटेल, पूजा, अभिषेक, अनुज मिश्रा, सूरज खुशवा, आनंद, उसके बाद है संजू निरानिया, राहुल सोहल, परतोष, संजू निरानिया, जयवीर सिंह, जिया कुमारी, सुरविनायक, जयवीर सिंह, रंजन कुमार गुप्ता, उसके बाद है चांदनी, अनिल, अमृत, शिव, कौशिक, मंजे। चलो चलो बस बस भाई, इतने नाम दे पाएंगे, ज्यादा नाम लेंगे तो फिर नाम ही लेते रह जाएंगे, पढ़ाएंगे कब? आओ फिर जरा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। करें आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू। पहले ये बताओ कि पिछली क्लासेस सबने देख ली है ना? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको ये लगे अरे मैम ये क्या चल रहा है, आपने बोर्ड पे क्या लिखा है। तो मैं बता दूं, हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, साइटोलॉजी, जिसका मीनिंग है टू स्टडी अबाउट सेल, कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? अच्छा, कल मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक ये हो गया कि मैंने आपको ये कह दिया था कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया है, जबकि मैंने क्लासेस चेक की तो मुझे पता लगा अरे मैंने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया ही नहीं है। तो आज पढ़ाया जाएगा। चलिए फिर जरा इस फोटो पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि जब बात करते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पढ़ाया, आज पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आज पढ़ाएंगे, है ना? तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने यहां से शुरुआत करते हैं, क्या क्या पढ़ लिया था उसकी बात करते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, डीएनए पढ़ लिया था, न्यूक्लियस पढ़ लिया था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, लाइसोसोम पढ़ लिया था, राइबोसोम पढ़ लिया था और प्लास्टिड पढ़ लिया था, जिसको हम लवक कहते हैं। अब हमारा क्या क्या बचा, पहले तो ये सुन लो ताकि हमें बाद में ये ना हो। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट बचे हैं अपने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर, अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। एक बचा है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जिसे आप हिंदी में कभी कभी जब किताबों में पढ़ोगे तो रसधानी या रिक्तिका नाम से जानते हैं। एक हमारा बचा है गोल्गी बॉडीज, बचा है ना, गोल्गी बॉडीज, जिसको गोल्जी काय कहा जाता है, गोल्जी काय। और उसके बाद हमारा बचा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म नलिकाएं, बहुत सूक्ष्म नलिकाएं, बहुत पतली पतली पाइप जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख सकती हैं। ठीक है बच्चा, ये हमारा बचा है, ये सारा कुछ बचा है, तो ये हमें पढ़ना है धीरे धीरे। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? मैम क्लास क्यों नहीं हो रहा? क्लास तो हो रहा है भाई, मैं तो पढ़ा रही हूं। आओ स्टार्ट करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबरिंग आप कर लेना, मुझे नंबरिंग याद नहीं रहता है बच्चा। लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4 बनेंगे। वो चारों अगर आप मेरी क्लास में आज ही याद कर लोगे तो उसके बाद कभी इससे कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को मिलेगा लिखा हुआ अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। नाम में ही इसका काम वगैरह सब कुछ छिपा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है ईआर, हाँ जी, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, आपको शॉर्ट फॉर्म याद करनी पड़ेगी, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका या ईआर, इसको कुछ इस तरीके के नामों से पुकारते हैं। अब क्या होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है? प्लीज आप कमेंट नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रही हूं वो पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही आएगा, राइट? और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कांस्टेबल से लेकर स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये 5-6 ऐसे चैप्टर हैं बायोलॉजी के। साइटोलॉजी हो गया, ब्लड वाला, खून वाला चैप्टर, डिजीज, बीमारियों वाला चैप्टर, साथ में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक विटामिन वाला चैप्टर। ये 5 चैप्टर बायोलॉजी की जान है। अगर आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये 5 चैप्टर पढ़ के जाते हो ना किसी भी एग्जाम में, तो वहां पर आप 2-3 क्वेश्चन तो ठीक करके ही आओगे, है ना? चलो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। एंडो शब्द का मतलब होता है अंदर, अंदर, इनसाइड, इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
हिंदी में लिखोगे झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। और रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है जाल। जैसे हमारे घरों में हम बोलते हैं ना, नेटवर्क पड़ा है, जाल पड़ा है, बहुत सारे तार बिछे हुए हैं, उनका जाल पड़ा है। अब इसकी डेफिनेशन निकालो। क्या? सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ है, उसी जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मान लो ये एक सेल है और इस सेल में इस तरीके से बहुत सारी मेम्ब्रेन का जाल पड़ा हुआ होता है, ऐसे। इसी जाल को क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। मैं इसकी फोटो दिखाती हूं आपको, फोटो से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये सेल है, इस सेल में ये बहुत सारी मेम्ब्रेन पड़ी है, ऐसे एक जाल सा बना पड़ा है मेम्ब्रेन का। इसी जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और अच्छे से फोटो दिखाती हूं जिससे आपको कोई डाउट रहे ही ना, ठीक है? और अच्छे से फोटो देखनी है तो ये रहा, देखो, ये रहा, ये देखो, बहुत सारी मेम्ब्रेन का जाल बिछा हुआ पड़ा है और इसी जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 1 ये बन गया कि सेल के उस हिस्से का नाम बताओ जहां पर बहुत सारी मेम्ब्रेन का जाल बिछा हुआ पड़ा है। तो आप क्या कहोगे? उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, उसे अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। कोशिका के अंदर बहुत सारी प्लाज्मा झिल्लियों से बना हुआ एक जाल है, उसी जाल को अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आओ जरा, जब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो खोज में आपको एक नाम याद रखना है, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी कि ऐसे ऐसे सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई होती हैं। अब क्वेश्चन जो है वो यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो कहां से आएगा, वो सुनो। अच्छा, डेफिनेशन तो आप लिख लोगे कि इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, या बहुत सारी झिल्लियों का जाल है, बस ये इसकी परिभाषा है। जब बात करते हैं इसकी तो ये 2 टाइप की होती है, बस क्वेश्चन यहां से बनेगा। मैं एक बार फिर से कह रही हूं आपको, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां से बनेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक लिखो RER, इसका फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल फॉर्म लिखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदरी है जिसका सरफेस एरिया खुरदरा है, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। मैंने ER लिख दिया, आप लिख लेना। दूसरी तरफ आता है SER और इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। मैम, क्या मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और क्या मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, उससे समझने की कोशिश करना। देखना बच्चा ध्यान से, आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी मेम्ब्रेन हैं जिनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे कण प्रेजेंट हैं, ये ग्रेन्यूल प्रेजेंट हैं। देख रहे हैं ना आप? ये देखो, देखो, एक रोड होती है जिसके ऊपर गड्ढे गड्ढे होते हैं, है ना? हम क्या बोलते हैं इसी रोड को कि यार कितनी खुरदरी रोड है, कितने गड्ढे हैं इसके ऊपर। और एक रोड है एकदम चिकनी जिसके ऊपर एक भी गड्ढा नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? कितनी स्मूथ रोड है यार, कितनी चिकनी दही वर्गी सड़क पड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो ठीक ऐसे ही आपको जानना है कि एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है जिसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हैं। अब ये गड्ढे नहीं है, ये गड्ढे होते क्या हैं? इन गड्ढों को कहा जाता है राइबोसोम्स। तो बच्चा, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से मेम्ब्रेन होगी, सेल के अंदर होगी, लेकिन इस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूं इसके बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन बच्चों, ऐसा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे ये राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जिस पे राइबोसोम्स नॉट प्रेजेंट या एब्सेंट होते हैं, पाए नहीं जाते हैं, वो इस तरीके से चिकनी पड़ी है, सिर्फ ऐसे ऐसे, इसके ऊपर कोई गड्ढा नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो क्वेश्चन बन गए एग्जामिनर के, कौन से टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं, कौन से टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। आपके सामने दोनों आंसर एकदम क्लियर हैं, आपके सामने दोनों आंसर एकदम क्लियर हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा, भाई राइबोसोम्स को हमने क्या कहा था, जल्दी बताओ। राइबोसोम्स को हमने कहा था प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। मैम ये वो फैक्ट्री है जहां पे प्रोटीन बनता है। तो मुझे ये बताओ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ये प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस, हिंदी में लिखेंगे ये अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन का निर्माण और प्रोटीन का संश्लेषण करती है। प्रोटीन का निर्माण करेगी और साथ में प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है उस प्रोटीन को एक्टिव करेगी, संश्लेषण करती है। ये क्वेश्चन है आपके एनडीए के एग्जाम का। नहीं, थोड़ा क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। अभी बताते हैं आपको क्या लैंग्वेज थी ना, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि ये प्रोटीन बनाएगी। अब इस राइबोसोम, यहां स्मूथ वाले के पास राइबोसोम्स तो है नहीं, तो प्रोटीन तो बना नहीं सकती, तो ये क्या काम करती है, ये लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। किसका, लिपिड्स सिंथेसिस का काम करती है। हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे वसा का संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण करती है। और अब सुनो कि एनडीए के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, वो सुनो। एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन नहीं बना सकती। अब आंसर करो, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकती। कौन सी होगी बच्चा, आंसर करना फटाक से, कौन सी होगी वो, जल्दी बताओ। यस, फैन ऑफ काजल सिहाग मैम, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कौन सी होगी वो होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन था। और अगर आप एनडीए सीडीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो समझिएगा आपके लिए एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, ये सब हलवा है आपके लिए। क्यों, क्योंकि एनडीए सीडीएस में साइंस का बहुत अच्छा लेवल आता है। तो इसका आंसर आप दे चुके हैं। अब दो क्वेश्चन, दो डिफरेंस और हैं इसमें, है ना, दो डिफरेंस और हैं, वो और सुनो क्या। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होती है वो सुनने की कोशिश करना। फोटो दिखाऊंगी, फोटो समझ में आएगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है सेल का, और मान लो ये पूरी सेल है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। ये पूरी सेल है, पूरा कोशिका है, ये सेल का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के जो साथ में लगी हुई मेम्ब्रेन होती हैं, जो न्यूक्लियस के पास होती है इस तरीके से, ये होती है RER, ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियस से दूर होती हैं, ये वाली, इनको बोलते हैं SER। न्यूक्लियस से दूर का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन के पास होती है, जो कोशिका झिल्ली के पास हो, ये सेल का मेम्ब्रेन है भाई, मैंने पढ़ाया है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, हर एक सेल के चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन के पास होती है वो SER होती है, और जो न्यूक्लियस के पास होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होती है, वो RER होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि SER कहां होती है और रफ ER कहां होती है। तो इसके नीचे क्या लिखूं, इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख लो, अच्छा सा लगेगा। इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये केंद्रक की झिल्ली के पास पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली के आसपास पाई जाती है, या केंद्रक के आसपास पाई जाती है, ऐसे लिख दो आप, केंद्रक झिल्ली के आसपास पाई जाती है। ठीक है बच्चा। और दूसरी वाली आप लिख देना, वो सेल मेम्ब्रेन के आसपास पाई जाती है। इधर क्या लिख दोगे, इट इज प्रेजेंट नियर बाय
नियर बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने MEMB लिख दिया, पूरा लिख लेना। ये कोशिका झिल्ली के आसपास पाई जाती है। कौन सी झिल्ली के आसपास? कोशिका झिल्ली के आसपास। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है, कौन सा न्यूक्लियस से दूर होता है? तो ये पास है, ये दूर है भाई। आंसर सिंपल से है। एक और देख लो क्या आंसर, एक क्वेश्चन और बनता है। मैंने कहा ना 5 या 4 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। एक और क्या, देखो बच्चा एक बात हमेशा याद रखना, हमने कहा था न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन, मैंने कहा जैसे मेरा दिमाग कहाँ है, इस खोपड़ी के अंदर है ना, ठीक है, ऐसे ही सेल का दिमाग कहाँ है, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस कंट्रोलर होता है, कंट्रोल करके रखता है पूरी सेल को। तो जो न्यूक्लियस के पास होगी उस पे न्यूक्लियस की अच्छी कमांड होगी, अच्छे से कंट्रोल करेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। और जो न्यूक्लियस से दूर होती है ना, वो हमेशा कम स्टेबल होती है। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो RER होता है, ये मोर स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्थायी होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा स्टेबल होती है। भाई जो न्यूक्लियस के पास होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होगी वो लेस स्टेबल होगी, वो कम स्थायी होगी। बस ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने कहा था, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी आज आपसे कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आज तक की सारी क्लासेस आपको समझ में आई हैं। ठीक है, अब सुनो क्या पढ़ा हमने। पढ़ा, अब फोटो से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारी सेल्स में इस तरीके के कुछ मेम्ब्रेन पड़ी हुई होती है, मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ होता है। उस नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको अंतःप्रदवी जालिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये जालिकाएं 2 टाइप की होती हैं। जिसके सरफेस एरिया पर ये राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके पास रफ का मतलब आप ऐसे भी याद कर लो, R से रफ, R से राइबोसोम। भाई इसके पास राइबोसोम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी। ये चिकनी पड़ी है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जब इसके पास राइबोसोम नहीं है तो बेचारी चुपचाप क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ये न्यूक्लियस के पास होती है, ये न्यूक्लियस से दूर होती है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। बस इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहती हूं आपको यहाँ पे। क्या मैंने कहा था 2 टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। बताया था ना कि प्रोकेंद्रिकी, यूकेंद्रिकी, या प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल में ER नहीं होता, ये ER नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो करके आना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। मैम फोटो दिखाओ, चलो दिखाते हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल में होता है या नहीं होता है। अभी ये लो, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कहीं पर भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है ना। अब मैं एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रही हूं आपको, ये रही यूकैरियोटिक सेल, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा, मैम प्लांट सेल में होता है कि नहीं होता? अभी उल्लुओं, जब मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट्स में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, तो प्लांट में भी होगा। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, शैवाल, हम सब लोगों की सेल्स के अंदर ये पाया जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना मेरी? तो बता दोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में काम क्या है? अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, ये मेरा नहीं है वैसे तो, ये UPPCS के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन पूछती हूं आपसे, जितना पढ़ाया उसी से पूछूंगी। मुझे सेल के उस हिस्से का नाम बताओ, उन सारे कंपोनेंट का नाम बताओ जो प्रोटीन मेकिंग का काम करते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर सुनो। मैंने कहा हमारी कोशिकाओं के अंदर वो कौन कौन से कोशिकांग हैं जो प्रोटीन मेकिंग का काम करते हैं। जो हमारे सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अब बताओ, एक नहीं होगा इसका आंसर, एक कैसे हो सकता है? हाँ, कौन कौन से?
एक साथ लिखो, अलग अलग मत लिखो। सुरभि ने बहुत सही आंसर दिया अभी तक। मैंने कहा था एक तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, और दूसरा कौन, राइबोसोम कहाँ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं। तो ये दोनों हमारी सेल में प्रोटीन बनाने का और उसके संश्लेषण का काम करते हैं। तो आप पूछोगे मैम ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, एग्जाम का ही क्वेश्चन आपको करवाया है। अब ऑप्शन में आरएनए भी हो सकता है, भाई आरएनए को भी तो मैंने पढ़ाया था ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये तीनों जब भी एग्जाम में आए तुरंत प्रोटीन वाला ऑप्शन पे टिक कर देना आंख बंद करके, ठीक है। या तो ऐसे पूछेगा या उल्टा पूछेगा, कौन कौन प्रोटीन बनाने का काम करता है ना, ठीक है बच्चा। तो ये आपके क्वेश्चन है एग्जाम के। शायद मुझे लगता है कि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी, पढ़ाई हुई है ना, क्योंकि सबके सही आंसर दिख रहे हैं मुझे बोर्ड पे। या तो हो सकता है कि तुम लोग कॉपी वॉपी खोल के बैठे हो उससे देख रहे हो, लेकिन जैसा भी है सबके सही आंसर आए हैं। चलिए फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले पे चलते हैं, वैक्यूल्स। ये छोटे छोटे हैं, बस इनसे बस एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं। वैक्यूल्स को हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका या हिंदी मीडियम वालों को रसधानी, रस से भरी हुई धानी है ना, रसधानी भी कहा जाता है इसको। ये वैक्यूल क्या होता है मैम, ऐसा इसका एक बेस्ट एग्जांपल देके बताऊंगी आपको, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर कराओगे। एक एग्जांपल बताऊंगी, आपको होगा यस मैम समझ में आ गया। देखो बच्चा क्या होता है, सेल्स के अंदर ना इस तरीके से खाली जगह पड़ी होती है, खाली पड़ी है अभी, इस खाली जगह को वैक्यूल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं खाली को, एम्प्टी बोलते हैं। तो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह पड़ी है, ये क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले तो ना फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रिक्त स्थान पड़ा है, खाली जगह पड़ी है। तो सेल्स के अंदर जो खाली जगह पड़ी है, एक धानी, एक पॉलीथीन जैसी स्ट्रक्चर पड़ी है, एक बैग जैसी स्ट्रक्चर पड़ी है, जो खाली है अभी, जो एम्प्टी स्पेस है, उसी को रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल कहा जाता है, या वैक्यूल कहा जाता है। आपको दिखाती हूं, फोटो दिखाती हूं, फोटो से समझ में आएगा। ये देखो बच्चा, ये देखो दिख रहा है, ये एक सेल है, ये इसका खाली जगह पड़ी है कि नहीं पड़ी है बताओ, है ना, ये इतनी बड़ी सी खाली जगह पड़ी है। तो इसी खाली जगह को वैक्यूल कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है, रिक्त स्थान कहा जाता है। अब ये आज खाली पड़ी है, लेकिन कभी ना कभी तो भरेगी ना, खाली क्यों रख रखा है। जैसे अभी आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो पॉकेट है वो खाली है, आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है, आपकी जेब में पैसे नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपकी जेब में पैसा रहना शुरू हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये अभी तो खाली पड़ा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भर जाएगा। अब कब भरेगा वो बात करते हैं इस पे। देखो बच्चा, जब कभी भी किसी सेल में इमरजेंसी कंडीशन लगती है, आपातकालीन स्थिति लगती है, इमरजेंसी कंडीशन किस टाइप की, मान लो आप बाहर से, मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, आप बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, आप कुछ भी कारण के, कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो आपका व्रत चल रहा है, आपका रोजा रख रखा है आपने, या आपकी लड़ाई होगी किसी से, आपने खाना वाना बाहर से खाना छोड़ दिया। अब लड़ाई आपकी हुई है, आपकी सेल्स की नहीं हुई है। आपकी सेल्स को तो पानी भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो सेल्स को थोड़ी पता है आपकी लड़ाई होगी तो आप खाना नहीं खा रहे हैं। सेल्स तो कहती है भाई तुम्हारी लड़ाई हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, मेरे को तो ग्लूकोज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब आपके बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन लग गई सेल्स के पास, सेल्स को पता लग गया भाई बाहर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो सेल्स क्या करती है, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपने वैक्यूल में पानी को, साथ में कुछ मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, साथ में ग्लूकोज, विटामिन, इन सब को इसके अंदर पहले से भर के रखती है कि अगर कभी इमरजेंसी कंडीशन लग गई तो भाई मैं यहां से पानी को ले लूं, उससे काम करवा लूं। पानी मतलब पानी भी है मेरे पास, मिनरल्स भी हैं, ग्लूकोज भी है, विटामिन भी है, तो इमरजेंसी कंडीशन में मेरा काम चल जाएगा। जैसे लॉकडाउन लगा था,
जब पहली बार लॉकडाउन लगा, हमें सुनने में आया लॉकडाउन लगने वाले, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो हमने क्या किया, राशन पानी लाके इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, है ना, इमरजेंसी तो थी वो एक तरीके की, तो हमने राशन पानी लाके इकट्ठा कर लिया पहले से कि भाई हमारे घर में राशन पानी की कमी ना आ जाए लॉकडाउन में, अगर दुकानें बंद हो जाएं तो। ठीक ऐसे ही हमारी सेल्स क्या करती है कि जब कभी भी कोई इमरजेंसी कंडीशन लगने वाली होती है, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में, अपने इस धानी को, अपने इस बैग को किससे भर देती है, रस से भर देती है। अब रस का मतलब पीने वाला रस नहीं है, रस का मतलब है पानी डाल देगी इसमें, मिनरल्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, ये सब यहाँ पे स्टोर रहता है। अब बात ये आती है मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेल की उस हिस्से का नाम बताओ जिस हिस्से के अंदर इमरजेंसी कंडीशन में ग्लूकोज, पानी, मिनरल्स ये सब स्टोर होता है। तो आप क्या आंसर करके आओगे, वो वैक्यूल है। या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वैक्यूल क्या होता है, या पूछेगा सेल के अंदर जो खाली जगह पड़ी है उसको क्या बोलते हैं, उसको एम्प्टी स्पेस कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, इसे कहा गया है पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का जेब कहा गया है। मैंने एग्जांपल दिया ना आपका कि अभी आपकी जेब खाली है लेकिन आपकी जेब भर जाएगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ठीक ऐसे ही अभी एक खाली जगह पड़ी है, जैसे ही इसमें इमरजेंसी कंडीशन लगी तो पानी, मिनरल्स, ग्लूकोज यहां स्टोर कर लिए। किसने, सेल ने। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ठीक ऐसे ही इसका नाम पड़ गया पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का जेब। ये रहा वैक्यूल, मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये रहा वैक्यूल। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल में, पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसमें वैक्यूल लार्जर होता है। लार्जर का मतलब है बड़े साइज का होता है। और जो एनिमल सेल होती है ना, जो जंतु कोशिकाएं होती है ना, उसके अंदर वैक्यूल स्मॉलर होता है। स्मॉलर का मतलब है छोटा होता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, चलो बताते हैं। आप जानते हैं पेड़ पौधे खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है ना। अभी सर्दी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ही जनवरी का महीना या दिसंबर के महीने में आपने देखा होगा बहुत सारी धुंध पड़ती है और सूरज भगवान तो दिखते ही नहीं है, सनलाइट तो दिखती ही नहीं है। तो प्लांट्स कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 दिन तक सनलाइट नहीं आती है, धूप नहीं आती है, तो बेचारे प्लांट्स कैसे खाना बनाएंगे। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाकर इस वैक्यूल में डाल के रखते हैं। ग्लूकोज को, कुछ ग्लूकोज को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं कि भाई अगर कभी सनलाइट नहीं आई, हम खाना नहीं बना पाए तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे हम। तो प्लांट्स भी मरते ही हैं, जल गया प्लांट, मर गया, पेड़ के पत्ते झड़ गए, इसका मतलब क्या है, प्लांट मर गया। तो इसीलिए प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है। और ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम का क्वेश्चन है। सीजीएल ने एक बार पूछा कि किस प्रकार की कोशिकाओं में रसधानियों का आकार बड़ा होता है, तो आप कहेंगे प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। अब आप कहोगे मैम हमारी सेल में छोटा क्यों होता है, भैया हमें तो भूख लगती है तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, खा ही लेते हैं बाहर से ग्लूकोज, पानी भी पी लेते हैं, 2 घंटे प्यासे रह लेंगे, 4 घंटे प्यासे रह लेंगे। लेकिन हमारी कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है ना कि सनलाइट आएगी तो ही हम खाना खाएंगे, है ना। इसलिए हमारी सेल्स में इसका साइज छोटा होता है, स्मॉलर होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस चीज का प्रूफ देती हूँ। ये एक प्लांट सेल है, इसमें देखो वैक्यूल कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है वैक्यूल। अब मैं आपको एक एनिमल सेल दिखाती हूँ जिसके अंदर बेचारा वैक्यूल छोटा सा होगा। ये रहा, इसमें कहीं ना कहीं दिखा रखा होगा, कहीं ना कहीं दिखा रखा होगा, नहीं इसमें नहीं दिखा रखा, इसमें दिखा रखा होगा वैक्यूल। ये रहा, ये देखो, ये एनिमल सेल है, इसमें छोटा सा वैक्यूल दिखा रखा है। लेकिन होता दोनों में है, प्लांट में भी एनिमल में भी। वो बात अलग है कि एनिमल के अंदर छोटे साइज का है, प्लांट सेल में ये बड़े साइज का होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या चलना है, देखो बच्चा, मान लो एक सेल है, ये नई सेल है, अभी बनी है एक नया सेल। नए सेल का मतलब जानते हो, जो अभी बनी है भाई, न्यू कोशिका है। मैंने पढ़ाया था, याद करो कि सेल से ही सेल बनती है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक नया सेल है, इमेच्योर है,
मतलब छोटा बच्चा होता है, हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर है यार, अरे बच्चा है यार, गलती होगी माफ कर दो, छोटा बच्चा है। ऐसे ये छोटी सेल है, इमेच्योर है ये, है ना। इमेच्योर सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे वैक्यूल का साइज क्या हो सकता है, सॉरी वैक्यूल का नंबर क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स हैं जब ये नई नई सेल बनी है, तो नंबर ज्यादा है, लेकिन ये वैक्यूल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब जैसे ही ये सेल बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो गई, तो मैच्योर सेल में ये छोटे छोटे वैक्यूल जो है ना, वो आके जुड़ जाते हैं ऐसे एक साथ, और बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है ऐसे। तो मैच्योर सेल में नंबर तो क्या हो गए वैक्यूल के, कम, लेकिन साइज क्या हो गया बच्चा, साइज हो गया मैम बड़ा। साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक इमेच्योर और मैच्योर सेल में किसमें वैक्यूल के नंबर ज्यादा होंगे। तो आप क्या कहोगे, हिंदी में पूरा बोल रही हूं बच्चा मैं, ये मत कहिए कि हिंदी में नहीं बोल रही, ये मत कहो कि हिंदी में नहीं बोल रही, हिंदी प्रॉपर बोल रही हूं मैं। अब न्यू का हिंदी तो आपको आना चाहिए, नया होता है, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, समझ गए। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जब भी कोई एक सेल इमेच्योर होता है तो उसमें वैक्यूल का नंबर तो ज्यादा रहेगा लेकिन साइज छोटा रहेगा। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी तो उसमें वैक्यूल का नंबर कम हो जाएगा, एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा और उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये लो बच्चा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सुन लो जो वैक्यूल से बन सकता है। क्या बन सकता है, ये जो वैक्यूल है ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन रहती है, एक झिल्ली होती है। अब भाई इसके अंदर रस भरेंगे, रस भरोगे तो ये थैली फट सकती है, तो इसके बाहर मेम्ब्रेन चाहिए एक। तो जो मेम्ब्रेन होती है ना इसकी मेम्ब्रेन को नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि रस धानियों के चारों तरफ जो झिल्ली लगी हुई होती है, उस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन कहलाती है, तो आप क्या कहोगे, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि जब भी कोई सेल छोटी होती है तो उसमें वैक्यूल ज्यादा हो सकते हैं और साइज में छोटे हो सकते हैं, और बड़ी होएगी तो एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा। काम क्या है मैंने बता दिया है भाई, एक रस से भरी हुई धानी है, रस से भरा हुआ बैग है। अब रस का मतलब क्या हो गया, रस का मतलब यहाँ पे आप बताएंगे कि रस का मतलब है इसमें ग्लूकोज, इसमें पानी, विटामिन, जो जो सेल को जरूरत है सेल वो इसके अंदर डाल देती है, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में वो यहाँ से इन सबको काम में ले सके, काम में ले सके। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। मैम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कैलाश कुमार गुप्ता कह रहे हैं। कैलाश कुमार गुप्ता, अगर मैं आपकी बात का जवाब देने लग जाऊंगी तो कैसे काम चलेगा, आप अकेले बच्चे थोड़ी हैं। अगर मैं एक एक बच्चे की बात का जवाब देने लग गई तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल सकता ना काम। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, गोल्गी बॉडीज। अगला लिखो गोल्गी बॉडीज, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। गोल्गी बॉडीज हिंदी में बोलते हैं, अच्छा गोल्गी बॉडी एक लिखना है तो गोल्गी बॉडी, ज्यादा लिखना है तो गोल्गी बॉडीज। हिंदी में बोलेंगे गोल्जी काय, गोल्जी काय। किस नाम से जानते हैं इसको, हाँ जी बहुत फेमस है इसका एक क्वेश्चन, इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का, इसको सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। जैसे हमारे ट्रैफिक पुलिस होती है, जब कहीं पर भी जाम लगता है ना, ट्रैफिक लग जाता है बहुत सारा, तो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस आती है और वो क्या करती है, क्लियर करवा देती है इसको, ठीक है। मैम वैक्यूल में पानी भी है, ग्लूकोज भी है, फिर एम्प्टी स्पेस क्यों बोला, अरे सुनते नहीं हो ध्यान से दीपक, अभी खाली पड़ी है, इमरजेंसी कंडीशन में भरता है। 12 के 12 महीने वैक्यूल भरा नहीं रहता है, जब इमरजेंसी लगती है तभी वैक्यूल में चीजें रहती हैं, इसलिए इसको खाली जगह पड़ा बोला है, ठीक है बच्चा। तो सुनिए, गोल्गी बॉडीज हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। क्या होता है गोल्जी काय, इसके बारे में, इसका एक नाम देखो, इसका नाम किस पे पड़ा है, इसकी खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने, और उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया भाई, कैमेलियो गोल्जी ने यहां से अपने नाम पर गोल्गी बॉडीज नाम रख दिया।
तो इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने की थी पहली बात तो 1898 का समय था। ये ईयर्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं, नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अवॉइड करो। ये क्या होता है, सबसे पहले इस गोल्गी बॉडी का काम क्या है, इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है। तो आप आंसर करके आएंगे ट्रैफिक पुलिस हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज को, गोल्जी काय को कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझ में आएगा। देखो बच्चा, बहुत अच्छे से इसका फंक्शन, इसका काम ना मेरे साथ समझने की कोशिश करना। आप लोग कमेंट ना करके सिर्फ मेरी बात सुनोगे तो आपके डाउट आएंगे ही नहीं। देखो ये आपका सेल है, हाँ जी मैम बिल्कुल सेल है। इसमें कुछ राइबोसोम यहाँ यहाँ, मैंने कहा था ना राइबोसोम बहुत सारे होते हैं हमारी सेल्स में, है ना। मैंने कहा क्या बताया था, 10 मिलियन तक राइबोसोम हो सकते हैं हमारी सेल में। तो कुछ राइबोसोम यहाँ, कुछ तो RER पे भी राइबोसोम पड़ा है ऐसे। तो बच्चा जहां जहां राइबोसोम है वहां वहां प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ जी मैम बनेगा। भाई राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। तो जहां जहां ये फैक्ट्री लगेगी वहां वहां प्रोटीन बनेगा। तो सेल के अंदर ऐसे अलग अलग जगह राइबोसोम पड़े हैं, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पड़े हैं, कुछ ऐसे पड़े हैं। तो जहां जहां राइबोसोम है वहां वहां क्या होगा, वहां वहां प्रोटीन बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ प्रोटीन यहाँ पड़ा है, कुछ 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 यहाँ पड़ा है। तो इस सेल को अगर यहाँ से कोई चीज यहाँ पहुंचानी है तो बीच में कितना जाम लगा हुआ है प्रोटीन की वजह से। जैसे मुझे मुखर्जी नगर से अपने घर जाना है, जाम लगा हुआ होगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ट्रैफिक पुलिस आएगी, फिर उसको जाम को क्लियर करवाएगी, तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, जल्दी पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी सेल्स को जब भी कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन करवाना है किसी चीज को, तो भाई ये जाम क्लियर करना पड़ेगा, ये जाम क्लियर करवाना पड़ेगा। तो अब ये जाम सेल किससे क्लियर करवाती है, ये करवाती है अपने गोल्गी बॉडीज को। गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, इस सारे प्रोटीन को उठाता है और उठा के इस तरीके से बंडल की फॉर्म में पैक कर देता है, ऐसे ऐसे। भाई इस कमरे के अंदर एक लकड़ी यहाँ पड़ी है, एक लकड़ी यहाँ पड़ी है, एक लकड़ी यहाँ पड़ी है, एक लकड़ी यहाँ पड़ी है। मैंने सारी लकड़ियों को उठाया, एक साथ करके बांध दिया, मैंने बंडल बना दिया लकड़ियों का। तो कितना आसान हो गया ना। ठीक ऐसे ही ये भी क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को पैक करता है, या लिख दो प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में बांध देता है, बांध देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल के उस हिस्से का नाम बताओ जो प्रोटीन की पैकिंग करता है, प्रोटीन को बांध देता है, कौन, गोल्गी बॉडीज। या प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में, लकड़ी का बंडल होता है ना वैसे, तो उस बंडल की फॉर्म में बांधने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। अब बच्चा ये जो प्रोटीन बिखरा हुआ पड़ा था, उस सारे प्रोटीन को मैंने जब यहां लाके पैक कर दिया, मान लो इस हिस्से में, तो अगर इस सेल को यहां से यहां कोई चीज पहुंचानी है तो वो आसानी से जाएगी कि नहीं जाएगी, चली जाएगी आसानी से। इसका मतलब गोल्गी बॉडी ने प्रोटीन की पैकिंग कर दी, उसको बांध दिया, उसको बंडल की फॉर्म में ले आया। तो इस सेल को किस में हेल्प मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिल गई चीज को, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गोल्गी बॉडीज का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, स्थानांतरण करने में, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन को बांधने का काम करता है, प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में लाता है। और इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला, क्योंकि इसने सेल का ट्रैफिक, सेल के अंदर जो जाम लगा हुआ था उसको क्लियर करवा दिया। कैसे क्लियर, सेल के अंदर बिखरा हुआ राइबोसोम पड़ा था और उस राइबोसोम की वजह से सेल के अंदर जाम लग रहा था, तो इसने उस राइबोसोम को लाके एक जगह बांध दिया ऐसे। सॉरी, राइबोसोम नहीं, प्रोटीन को बांध दिया। सेल के हर हिस्से में प्रोटीन बिखरा हुआ पड़ा था, तो इसने लाके बांध दिया प्रोटीन को। तो उससे उस सेल का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि इसने तो ट्रैफिक क्लियर करवा दिया। और ट्रैफिक क्लियर कौन करवाता है, ट्रैफिक पुलिस करवाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा रिमाइंड करें किसको क्या कहते हैं। मुझे ये बताओ, इस चीज को भूल जाओ अभी, यहां पर
मुझे ये बताओ सेल का ब्रेन किसको कहते हैं, कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं, फटाक से आंसर दो। सेल का ब्रेन, सेल का कंट्रोलर हमने किसको नाम दिया था, आंसर करो फटाक से। किसको किसको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस को, केंद्रक को सेल का ब्रेन या सेल का कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, मुझे बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, हाँ जी, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, जहां पे ऊर्जा बनती है, जहां पे स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सही। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, आंसर करो फटाक से, सब माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहे हैं। वाह, ये होता है, ये है हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहेंगे, राइबोसोम को। सेल का जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं, आंसर करो फटाक से। जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं, डीएनए। बहुत सही, बहुत सही। अगला, सेल का एम्प्टी स्पेस किसको कहते हैं, खाली जगह पड़ी है वो सेल की क्या कहलाती है, हाँ जी, एम्प्टी स्पेस किसको कहते हैं, एम्प्टी स्पेस, खाली पड़ी हुई जगह किसको कहते हैं, वैक्यूल। बहुत बढ़िया। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, गोल्जी काय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सुनना मेरा ध्यान से, सेल का एटम बॉम्ब किसको कहते हैं, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, आत्महत्या थैली किसको कहते हैं, आत्महत्या थैली किसको कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट, आत्महत्या थैली, लाइसोसोम। एटम बॉम्ब किसको कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका का सफाई कर्मी लाइसोसोम कहलाता है। इसका मतलब आप लोग सही ट्रैक पे हो, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो सभी लोग, दिल गदगद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे, एक बता दो मुझे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, बताइए जरा आंसर। पढ़ाया था मैंने, नोट डाल के लिखवाया था, और बिल्कुल सही आंसर दिया। किसने दिया है, नीलम ने, हंसराज ने, आंचल ने, पवन ने। बहुत बढ़िया यार, शानदार, मजा आ गया है ना। जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है, जीन कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका मतलब अगर मैं किसी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट ले लूं इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, इस चैप्टर की 3 क्लास बाकी है, बस चैप्टर फिनिश है, तो इसका मतलब आप लोग तो झंडे गाड़ दोगे उसमें, है ना। चलो आइए, अब थोड़ी सी 1-2 बातें गोल्गी बॉडी के बारे में और कर लेते हैं। देखो बच्चा, गोल्गी बॉडी के ना कुछ और भी नाम है। गोल्गी बॉडी के अनदर नेम लिखो, अदर नेम लिखो, और किस किस नाम से इसको जानते हैं हम, इसके और क्या क्या नाम होते हैं। लूंगी मैं किसी दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगी आपका, बता के नहीं लूंगी, अभी नहीं लूंगी, 1-2 चैप्टर फिनिश होने दो, अभी तो पढ़ाई क्या है आपने, अभी तो शुरुआत हुई है। चलो चलो सुनो, इसके और क्या क्या नाम होते हैं। इसको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, इसको लिपोकॉन्ड्रिया। तो कभी आपसे पूछ लेना कि लिपोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो भाई जो गोल्गी काय का फंक्शन है वही तो लिपोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, वही तो लिपोकॉन्ड्रिया का काम है ना। और अगर आपसे पूछ ले डिक्टियोसोम किसको बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स किसको बोलते हैं, सेम नाम हिंदी में है, डिक्टियोसोम। और मैं आपको बता दूं, डिक्टियोसोम भी किसका नाम है, गोल्जी काय का। लेकिन किस में, प्लांट सेल में, प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना क्योंकि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। पादप कोशिका के गोल्जी काय को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, और किसी एनिमल सेल के गोल्जी काय को गोल्जी काय बोलो या लिपोकॉन्ड्रिया बोलो, ठीक है। सिर्फ प्लांट सेल वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, प्लांट सेल वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। हाँ, प्लांट में इसका अलग नाम दे दिया, क्या हो गया तो नाम दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लांट सेल में कहते हैं इसको, बाकी इसको लिपोकॉन्ड्रिया, इसको ट्रैफिक पुलिस, इसको पैकर मतलब पैकिंग करने वाला, बंडल में की फॉर्म में बांधने वाला, ये सारे नाम इसमें चल जाते हैं। तो इस किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आया तो आप आंसर इस चीज को करके आ जाइएगा अच्छे से, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया गोल्जी काय। अब एक बार फोटो दिखाती हूँ आपको सेल की, कि अब हमारा सेल में क्या क्या बचा, एक एक करके सब देखते हैं, ठीक है बच्चा।
सुनो, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़, ओहो देखना, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली। न्यूक्लियस पढ़ लिया, ये न्यूक्लियस के पार्ट है, सारे पढ़ा चुकी हूँ मैं। डीएनए, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। न्यूक्लियस पढ़ लिया। देखो गोल्जी काय बोलो, गोल्जी अपार्टस बोलो, बात बराबर है। ये पढ़ लिया। वैक्यूल पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक की दोनों टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ ली। क्या नहीं पढ़ा? ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पढ़ा। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इसी में एक टाइप होता है इसका प्रोक्सिसोम, ये इसी में आ जाएगा। बस ये नहीं पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल में होता है, ये प्लांट सेल है नहीं, एक एनिमल सेल है। तो हमने ये सारे पढ़ डाले। अब एग्जाम के क्वेश्चन कैसे हैं सब मैं साथ में करवा चुकी हूं। तो अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? माइक्रोबॉडीज पढ़ेंगे, माइक्रोबॉडीज पढ़ेंगे, और हिंदी में बोलते हैं इनको सूक्ष्म नलिकाएं। इनके 3 टाइप होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। और फिर हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। 2 क्लास सेल डिवीजन की होती है, कैसे एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब पढ़ेंगे हम। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये नाम सुने होंगे आपने। ठीक है बच्चा? तो कल माइक्रोबॉडी थोड़ा बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसके 3 टाइप होते हैं, और फिर सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पढ़ के मजा आ रहा होगा, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप आंसर कर पा रहे हो तो मैं तो यही मानूंगी यार। ओके रामानंद जी, गॉड ब्लेस यू बच्चा। अरे बहुत इनफ है बीपीएससी के लिए, बहुत इनफ है बच्चा। बीपीएससी का क्वेश्चन मैं छोड़ती ही नहीं, सारे क्वेश्चन लगाती हूँ मैं बीपीएससी के, देखती रहती हूँ। लास्ट बीपीएससी के भी क्वेश्चन है मेरे पास, पेपर लीक हो गया था। एसएससी जीडी तक मैं कोशिश कर रही हूँ ना मेन चैप्टर करवा दूं। जैसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना मैं आपको करवाऊंगी बड़ा वाला चैप्टर, कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड, हार्ट, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में मजा आ जाएगा। उसके बाद डिजीज वाला करवा दूंगी, बीमारियों वाला। उसके बाद विटामिन वाला चैप्टर करवा दूंगी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवा दूंगी। मैंने कहा ना बायोलॉजी की जान है ये सारे चैप्टर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवा दूंगी। तो इनसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, आराम से फंस जाएंगे, आराम से। जीडी का कोई लेवल थोड़ी होता है, तब तक मैं इतना करवा दूंगी आपको। ओके बच्चा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कभी कभार सैटरडे संडे में भी क्लास ले लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। और फिर अच्छा लगा तो रेटिंग वेटिंग कर देना, अच्छा लगता है तो पढ़ना, ताकि आपके छोटे भाई बहन आए हमसे पढ़ के तो वो भी रेटिंग वेटिंग देखें। ठीक है मैम? सच में आप साइंस पढ़ के मजा आ रहा है? अभी कैसे मजा आ रहा है? जब एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे तब समझना कि मैम ने साइंस अच्छी पढ़ाई। ऐसे तो क्लास में तुम लोग ऐसे ही कर देते हो। हाँ जी, अच्छा लग रहा है ना? ओके, मजा आ रहा है। अभी तो ये चैप्टर तो बेसिक है, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम, विटामिन, ये सब पढ़ लोगे ना मेरे से, तब आप देखना कि सच में आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है। ओके गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके फिर एक बार सभी लोग कमेंट कर दो कि कैसी लगी आपको क्लास। कोई डाउट, कोई क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं आपकी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना किसी भी तरीके की? मैम मुझे 10th क्लास तक कभी भी साइंस समझ में नहीं आई थी, अब तो आ रही है ना बिल्कुल समझ में? ओके हाँ जी, कमेंट सबके शो हो रहे हैं यहाँ पे। बस वो बात अलग है कि मैं आपके कमेंट ज्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर पढ़ा नहीं पाऊंगी ना कमेंट अगर ज्यादा ले लिया तो। चलो फिर, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।